आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस क्या बीमारी है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है और इससे कैसे बचा जा सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस क्या बीमारी है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो लगभग 10% महिलाओं में या लड़कियों में पाई जाती है। नॉर्मली जब किसी भी लेडी को पीरियड होता है तो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की सबसे अंदर की जो झिल्ली या लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम भी कहते हैं, वो हार्मोन के रिस्पॉन्स में हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ग्रो करती है और जब पीरियड आता है तो वही लाइनिंग हार्मोन के गिरने की वजह से, लेवल्स कम होने की वजह से नीचे महीने के रास्ते शेड ऑफ हो जाती है और एक विजिबल ब्लड और म्यूकस निकल के आता है, जिसको हम पीरियड ब्लड या मेंस्ट्रुअल ब्लड कहते हैं। अब मान लीजिए ऐसी ही लाइनिंग जो हार्मोन को रिस्पॉन्ड करती है वो बच्चेदानी के सबसे अंदर की सतह की जगह बाहर भी है, यानी कि बच्चेदानी के ऊपर है, अंडेदानी के ऊपर है या ओवरी के अंदर है, या फिर इम्प्लांट्स बना चुकी है हमारे पेल्विस यानी कि जो अंदर का पेरिटोनियम है, वहां पे अलग अलग ऑर्गन्स में इम्प्लांट्स बना चुकी है। अब जब भी इस लेडी या लड़की को पीरियड आएगा तब हार्मोन के रिस्पॉन्स में वहां पे भी एंडोमेट्रियम ग्रो करेगी और जब ब्लीडिंग होगी तो वहां पे भी ब्लीडिंग होगी। अब नॉर्मली तो पीरियड को नीचे के रास्ते, महीने के रास्ते निकलने का जरिया मिल जाता है, लेकिन जब ये ओवरी या फिर ऐसी अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर कहीं पे इम्प्लांट्स बन जाते हैं तो वो ब्लड वहीं पे कलेक्ट होने लगता है और जब वहां कलेक्ट होता है धीरे धीरे वो एक्सपैंड होता है, तो उसकी वजह से सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है और उसी में जो बदलाव आते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, इरिटेशन होता है और चीजें आपस में चिपकने लगते हैं, जिसको हम एडहेशंस कहते हैं। तो इस बीमारी में कॉमनली देखा जाता है कि बच्चेदानी के पीछे जो ट्यूब्स आके चिपक जाती हैं और ओवरी और ट्यूब एक दूसरे से चिपक के एनगल्फ होके यूट्रस के पीछे की तरफ, यूं समझिए यूट्रस की पीठ पे जाके नीचे की तरफ जाके चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी पेन रहने लगता है, क्रॉनिकली पेन रहने लगता है और दिक्कतें आती हैं कंसीव करने में भी। अब इसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है पीरियड में पेन होना, यानी कि पेनफुल पीरियड्स होना। अब ये वैसे तो काफी कॉमनली देखा जाता है कि यंग लड़की है, उसको लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं, पीरियड में पेन होता है, बट अगर ये पीरियड में पेन आपको हमेशा हो रहा है या फिर पीरियड दर पीरियड हर महीने ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है सिवियरिटी में, इंटेंसिटी में, और इतना दिक्कत कर रहा है कि आप अपना रोजमर्रा का काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है और ये बहुत बिगड़ता जा रहा है। पहले आपको दवाई खाने से थोड़ा आराम आता था, मुझसे भी आराम नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली इसमें कुछ गड़बड़ है और आपको डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। साथ ही में अगर ऐसा कोई पेन है जो पहले सिर्फ पीरियड्स के समय रहता था लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो हर वक्त बना रहता है, एक नीचे पैरों में आपको हर वक्त एक पेन जैसी फीलिंग रहती है, ये पेन जो है पीरियड से कुछ दिन पहले से चलता है और उसके बाद काफी दिन तक चलता रहता है या हर वक्त बना रहता है, या फिर अगर आपकी शादी हो गई या आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको जब आप सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, संभोग करते हैं, उस टाइम पे जब पेनिट्रेशन होता है तब आपको काफ़ी दिक्कत होती है। पीरियड के टाइम पे पॉटी करने में, मोशन पास करने में आपको दिक्कत होती, लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है। सो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो या एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड कोई ऐसा नोड्यूल बन गया है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। तो साथ ही में देखा जाता है कि ऐसे लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि प्रेगनेंसी धारण करने में प्रॉब्लम आ रही है। 1 साल हो गया है शादी को, रेगुलरली साथ रह रहे हैं, फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, और तो ऐसा काफी बार देखा जाता है कि इनफर्टिलिटी भी एसोसिएटेड हो सकती है एंडोमेट्रियोसिस से। ये प्रेगनेंसी रेट्स को जो नॉर्मली किसी एवरेज कपल में 20% एक साइकिल में कंसेप्शन होगा, वो एंडोमेट्रियोसिस के कपल्स में 2.5 से 4% तक पाया जाता है। तो ये काफी सिग्निफिकेंटली प्रेगनेंसी होने को कम कर सकती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है ओवरी में सिस्ट हो सकता है कि ट्यूब ओवरी
कि रिलेशनशिप खराब हो गई हो या फिर एंडोमेट्रियोसिस पर से आपकी प्रेगनेंसी को इम्प्लांट नहीं होने दे रही हो, उसके और भी बहुत कारण हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कैसे डायग्नोसिस बनेगी? पहली चीज कि अगर कोई भी सिम्टम्स हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आपका हो सकता है इंटरनल एग्जामिनेशन करें, आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करें। ज्यादातर अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा किए हुए अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियोटिक अगर सिस्ट है तो वो पकड़ में आ जाता है, या इम्प्लांट्स या नोड्यूल्स भी डॉक्टर अच्छी मशीनों में आजकल देख पाते हैं। और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या आपके जो सिम्टम्स हैं वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ही है या इसका कोई और कारण है। तो अल्ट्रासाउंड के सिवा कभी जब इनफर्टिलिटी वर्कअप या क्रॉनिक पेल्विक पेन, जो हर वक्त दर्द बना रहता है किसी को पेलू में, उसके वर्कअप में कभी दूरबीन जांच की जाए यानी कि डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी की जाए, तब भी ये कंफर्म किया जा सकता है कि क्या एंडोमेट्रियोसिस है। तो आइए समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, लो एस्ट्रोजेनिक डाइट यानी कि रिच इन फाइबर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपने खाने पीने में इंक्लूड करना चाहिए। सुपर सीड्स जो हैं, ये जो एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट है, ऐसी डाइट कंज्यूम करनी चाहिए। रेड मीट यानी कि गोश्त, मांस, इन सब चीज़ों को थोड़ा कम खाना चाहिए अपनी डाइट में। साथ ही में पेन के सिम्टम को रिलीफ करने के लिए पेन किलर की दवाइयाँ दी जाती हैं पीरियड के टाइम पे। यंग गर्ल्स को काफ़ी बार बर्थ कंट्रोल पिल्स भी दी जाती हैं प्रिस्क्रिप्शन में। प्रोजेस्टेरोन नाम की सिंपल दवाइयाँ होती हैं जिनसे पीरियड को लगातार बंद करे रखा जाता है। इस बीमारी का एक्चुअल इलाज है कि उनकी जो पीरियड है वो एबनॉर्मल जगह पे, लोकेशन पे, जहाँ जहाँ एंडोमेट्रियम है वहां पे पीरियड हो रहा है, इस वजह से बीमारी बढ़ रही है। इसलिए अगर हम पीरियड को बंद कर देते हैं तो हम इस बीमारी को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, चाहे वो हार्मोन्स ओरल दिए जा रहे हैं या इंजेक्टेबल दिए जा रहे हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग और जीएनआरएच एनालॉग्स जैसी जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, उन सबका पर्पस यही है कि हम किसी तरीके से पीरियड की ब्लीडिंग को स्टॉप करें। जितना लंबे समय तक हम इसको करते हैं उतना रिलीफ मिल सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो या तो ये दवाइयाँ टॉलरेट नहीं करते, या इन दवाइयों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है, या इन दवाइयों के बावजूद भी बीमारी बढ़ती जा रही है, या फिर उनको प्रेगनेंसी चाहिए। तो ये दवाइयाँ जो होती हैं, जब इनको दिया जाता है तो प्रेगनेंसी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये प्रेगनेंसी होने ही नहीं दे रही है, ओव्यूलेशन नहीं होने दे रही है, नॉर्मल पीरियड की साइकिल नहीं होने दे रही। तो ऐसे लोगों को हम अक्सर, अगर बड़ा सिस्ट है और कोई ऐसा रीजन लग रहा है कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ही प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, तो ऐसे केस में ऑपरेटिव सर्जरी द्वारा लैप्रोस्कोपी करके इसकी एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी को सर्जिकली रिमूव किया जाता है और चॉकलेट सिस्ट को हटा के सिस्टेक्टमी करके और ट्यूब ओवरी की रिलेशनशिप को फिर से करेक्ट किया जाता है। ऐसी फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी के बाद, जैसा मैंने पहले बताया, 60 to 80% लोगों को सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाती है। ज़्यादातर को 8, 9, 10 महीने में प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर लगता है कि प्रेगनेंसी अचीव करना इजी नहीं है, ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है या बहुत बुरी तरीके से एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बीमारी है, या साथ में और भी कुछ एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, तो आईवीएफ द्वारा भी प्रेगनेंसी को करना चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। थैंक यू।